टैक्स एक्ट 2025 तो ये न्यूज़ में क्यों था? President has given her assent the Income Tax Act 2025 तो which replace Income Tax Act 1961 को रिप्लेस करेगा, है ना? ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक की हाइलाइट्स में देखते हैं इसका कमिंसमेंट द एक्ट वुड कम इनटू द फोर्स ऑन द 1 अप्रैल 2026 तो 1 अप्रैल 2026 से ये आ जाएगा इफेक्ट में फोर्स में। मतलब अभी आया नहीं है। हाँ, मतलब पास हो चुका है, उसमें डेट लिखा रहता है कि कब से ये लागू होगा। उसके बाद है शॉर्टर एंड सिंपलर न्यू एक्ट्स हैज द सिंपलर लैंग्वेज एंड इज शॉर्टर देन द प्रीवियस बिल। उसके बाद है इसमें द प्रोविजन ऑफ एमएटी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स have been separated into the two subsection stability in core tax elements इसमें क्या है tax rate and regimes for the individual and corporations remained unchanged. There are no changes in offense and penalties. Most definition have also been retained. Most definition have also मतलब कि जो जितना भी definition था सब वही रखा है और उसके बाद है फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट टैक्स तो फेसलेस होगा इसमें पावर टू फ्रेम द स्कीम द एक्ट empower the central government to frame new scheme for the greater efficiency transparency and accountability. Undisclosed income the definition of undisclosed income for the assessing search cases which previously included क्या money bullion jewelry other individual articles is expanded to include virtual digital assets. Virtual digital space access में क्या है income tax authority are now allowed to gain access to the virtual digital space during search and seizing proceedings. जो भी virtual asset है उसको भी अब देख सकता है. The authorities will have a power to gain access by the overriding any required access code. A virtual digital space is defined broadly to include email servers, social media account, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तो अब ये देखो ये क्या-क्या करेगा ईमेल सर्वर भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, सोशल मीडिया अकाउंट भी इंक्लूड कर दिया है। उसमें देखेगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, कहाँ ट्रिप पे गए थे, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन फाइनेंस किया, नहीं किया, पूरा वहाँ से आपको देख के ये सब कर लेगा। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी देख सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी देखेगा एंड वेबसाइट फॉर द स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ एसेट ओनरशिप। तो अगर जो आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह आपके नाम से है, तो जो भी डिजिटल ओनरशिप वगैरह है, एसेट ओनरशिप, वो सब भी देख सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन पैनल एंड द एक्ट अलाउज़ सर्टेन एलिजिबल एसेट्स टू रेफर ड्राफ्ट ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर टू अ डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन पैनल। The assess includes persons engaged in the transfer pricing cases, non-residents or foreign companies. Transfer pricing refers to the price charged in a transaction between related entities of a multinational enterprises. Pending proceeding में क्या any proceedings pending before any income tax authority, appellate tribunal or the court, the commencement of new act will continue and dispose of as if the new act had not been enacted. Interpretation of the tax treaty जिसमें क्या है the act allows the central government to enter into the agreements with other countries to provide relief in case of the double taxation तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा डबल टैक्सेशन को के लिए कि किसी भी कंट्री के साथ वो आ सकता है एग्रीमेंट साइन कर सकता है। अब इसमें है एमएटी के बारे में देख लेते हैं। एमएटी क्या है? इसका एम है इट एम्स टू ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट ज़ीरो टैक्स कंपनीज़
which, in spite of having earned substantial book profit and having paid handsome dividends, do not pay any tax due to various tax concessions and incentives provided under the income tax law. The provision of MAT are applicable to corporate taxpayer only. जो कॉर्पोरेट टैक्स है, टैक्स पेयर है, उन्हीं के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अप्लीकेबल होगा। उसके बाद अल्टरनेट टैक्स क्या होता है? इट हैज़ सिमिलर प्रोविजन एज मैट विच इज अप्लीकेबल टू द नॉन। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए है, और जो मैट है वो किसके लिए है? एक कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए। यूपीएससी तो 3 स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट देगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 या 1962 कर देगा, इसको रिप्लेस किया है, बोलेगा कि ये लागू हो चुका है, जबकि होगा 1 अप्रैल 2026 में, और बोलेगा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नॉन कॉर्पोरेट के लिए और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट के लिए, उल्टा-उल्टा करके यही सब करेगा। यही 3-4 पॉइंट है इसमें बेस्ट। हाँ, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज गिवन रिलेटेड न्यूज़ में क्या है? द प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट टू द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025. It is a legislative measure designed to modify existing tax law, primarily the Income Tax 1961 and the Finance Act 2025. Key features में क्या? Exemption for the UPS tax exemption aligned with the new pension scheme benefits. Tax benefit to Public Investment Fund of Saudi Arabia and subsidiaries. Public Investment Fund of Saudi Arabia has total 925 billion plus asset under management. Block assessment in such cases क्या? It's aim to streamline treatment of pending assessment, reassessment in the block assessment procedures. Next one क्या है? Environmental, local and governance. क्या है? Parliamentary Standing Committee on the Finance submitted a report to Lok Sabha, give recommendation to improve the ESG framework in India. तो ESG framework क्या है? ESG का मतलब क्या होता है? Environmental, social and governance is a framework for evaluating companies' sustainability and ethical practice across the three key areas: environmental impact, social responsibility, and corporate governance. Significance of ESG framework: global alignment, support national and international sustainable development, financial excel, attract ESG consequence investment, customer and employees, while the enabling access to green financing, operational efficiency, competitive advantage वगैरह होगा इसमें, ब्रांड वैल्यू, ये सब है। चैलेंजेस है क्या? परसिस्टेंस, रिस्क ऑफ ग्रीन वाशिंग। ग्रीन वाशिंग पता ही है क्या होता है ना? हाँ, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको मतलब ग्रीन है नहीं, लेकिन वो ग्रीन दिखाया जाता है ना, हाँ, फ्रॉड के थ्रू। उसके बाद इसमें क्या होता है? फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम रहता है ना, कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ऐसे करके। उसके बाद इनकंसिस्टेंस इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस सेक्टर्स। उसके बाद डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्मॉलर बिजनेस इन द अडॉप्टिंग। तो स्मॉल बिजनेस ये सब नॉर्मल पॉइंट है। उसके बाद अदर चैलेंजेस है लैक ऑफ अवेयरनेस है, एजुकेशन, इंटीग्रेशन विद बिजनेस स्ट्रेटजी, डाटा क्वालिटी अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन, सेबी मैंडेट्स ESG डिस्क्लोजर अप टू 1000 लिस्टेड फर्म्स। अदर इनिशिएटिव टू प्रमोट ESG इंडिया क्या है इसमें? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। बिजनेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है? इट इज ए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नोटिफाइड बाय द सेबी फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। BRSR कोर इसमें क्या है? इट मैंडेट्स कंपनीज to disclose detailed information on various aspects of their value chains. National guidelines on the responsible business conduct. Corporate social responsibility CSR 2% रहता है ना ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। CSR यही रहता है ना। सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 में ये डिफाइन किया है और इसके अंदर मैंडेटरी है। हाँ, और जो फॉर द पास्ट 3 इयर्स। हाँ, जो एवरेज निकाला जाता है वो पास्ट 3 इयर्स का निकाला जाता है।
अच्छा एक चीज छोटा पीछे में शायद हम्म। डेडिकेटेड रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के नीचे जो है रिकमेंडेशन, बस बस रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसी इसी टॉपिक में। कहाँ पे भाई सिग्निफिकेंस है? रिकमेंडेशन किधर है यहाँ पे? अच्छा, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी डेडिकेटेड ये ईएसजी सर्विस बोर्ड। बॉडी जो है ना, ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये बोला है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है डेडिकेटेड ईएसजी ओवरसाइट बॉडी। कम्बाट ग्रीन वॉशिंग को मतलब ये रोकने के लिए जो डेडिकेटेड ईएसजी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। हम्म। उसके बाद है कंपनसेशन कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? रिसेंटली स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस टेबल अ रिपोर्ट टाइटल evolving role of competition commission of India in the economy, particularly the digital landscape before parliament। अब देख लेते हैं सीसीआई के बारे में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है सीसीआई का। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 2003 में अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002, बट बिकम ऑपरेशनल इन फ्रॉम 2009। तो ये ध्यान रखना है, ऑपरेशनल हुआ 2009 से, लेकिन एस्टेब्लिश्ड हुआ 2003 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। कंपोजिशन में क्या है? चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर। ये ध्यान रखना, चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर, टोटल 7 मेंबर है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एफिलिएट अथॉरिटी में क्या है? एनसीएलटी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द कंपटीशन एक्ट 2002। रोल ऑफ सीसीआई एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। Side loading means installing apps on a device from outside the official app store. Protect the interest of consumers. Advise the government on competition issues. Inquiry, investigate, pass order, and impose penalty on anti-competitive practice. Regulate mergers. मर्जर को रेगुलेट करेगा। उसके बाद है अडॉप्ट टू evolving challenges, मतलब वही है जो जो भी चैलेंजेस आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इवॉल्विंग चैलेंजेस बिफोर सीसीआई क्या है? डिजिटी डिजि क्या है? डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन इंट्रोड्यूस efficiencies बट हैव ऑल्सो पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। जैसे क्या है? टेक फॉर्म्स है, गेट कीपर्स वगैरह है ना, एआई से रिलेटेड है, नेटवर्क इफेक्ट्स में है। उसके बाद है डाटा एडवांटेज में क्या है? बिग टेक प्लेटफॉर्म एबिलिटी टू कंट्रोल वास्ट अमाउंट of user data undermines the ability of the smaller firms and compete। इकोसिस्टम डोमिनेंस में क्या है? एप्पल इकोसिस्टम, एप्पल पे सफारी ब्राउजर्स क्लाउड वगैरह ये सब है ना इकोसिस्टम डोमिनेंस में। एप्पल का इकोसिस्टम है, एंड्रॉयड का अलग है। ये तो इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम है, उसको चैलेंजेस है। डिजिटल कंपटीशन बिल कंसर्न हो गया। बोर्ड थ्रेशोल्ड absence of a residual mechanism ठीक है। एंड द पोटेंशियल ओवरलैप विद द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। इन सब चीज से क्रॉस जुरिस्डिक्शन इशू है, इसके साथ क्रॉस बॉर्डर डिजिटल मार्केट में प्रॉब्लम आएगा ऑनलाइन में। उसके बाद रिसोर्स कैपेसिटी गैप है ना, ह्यूमन रिसोर्स वैकेंसी है क्या है? ओनली 113 आउट ऑफ 195 सैंक्शन पोस्ट इज फील्ड, मतलब कि 195 सैंक्शन पोस्ट है ना, लेकिन क्या है? 113 लोग ही हैं इसमें। हाँ, भर्ती भी नहीं ले रही सरकार क्योंकि सैलरी देना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद है इन्फोर्समेंट इफेक्टिवनेस, सीसीआई इम्पोज पेनाल्टीज। ठीक है, तो 18,512 करोड़ आउट ऑफ 20,000 करोड़ आर स्टे और डिसमिस बाय द अपीलिएट कोर्ट्स। तो मतलब 20,000 ये फाइन मारा था, लेकिन 18,512 है जो ये डिसमिस कर दिया गया है, स्टेड और डिसमिस बाय द अपीलिएट कोर्ट। तो मतलब ऐसे फालतू का फाइन मार दिया था, वो लोग माफ करवा दिया जाकर, या फिर पैसा दे के माफ करवा लिया होगा बैकडोर से।
कम करवा लिया होगा। जैसे क्या नाम है उसका, वो 5,000 करोड़ का कितना में सेटल किया है? अच्छा, वो क्या नाम है, इसका जो IAS ऑफिसर था ना वो, हाँ, हाँ। 10,000 करोड़ का 4,000 रुपए में। नहीं, 4,000 करोड़ में नहीं, 4,000 रुपये में नहीं यार, करोड़ में कुछ समथिंग था। शायद नहीं? 13 करोड़ था। 13 करोड़, हाँ। और यहाँ 13 करोड़ तो उसको कितने में, 4,000 में सेटल कर दिया था ना, 2,000 करके। अच्छा, हाँ, 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 4,000 में सेटल किया था, हाँ, और बैकडोर से कुछ पैसा ले लिया था, हाँ। लेकिन फिर वो बाद में ऐसे वो हो गया ना कि गलत इंफॉर्मेशन थी वो। हाँ। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, बाद में ऐसा। ये हुआ, अच्छा, ऐसा। सर, हुँ, बाद में ये हुआ कि वो जो IAS ऑफिसर था ना, तो हुँ, उसने बताया कि इसमें एक्चुअल हुआ क्या था, तो उससे ऐसा पता चलता है हुँ। कि वो सही था। अच्छा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो हेलीकॉप्टर से घूम रहा था। अच्छा, ये नहीं जानते। अरे भाई, नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है। थ्रेट्स टू MSME, क्या है? 2,000 करोड़ डील्स विद द वैल्यू थ्रेशोल्ड अलाउज द लार्ज कॉर्पोरेशन टू एक्वायर MSME विदाउट रेगुलेटरी स्क्रूटनी। रिसेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन कंपटीशन क्या है? कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया है। डील वैल्यू थ्रेशोल्ड क्या है? टू रेगुलेट मर्जर इक्विजिशन particularly in digital markets. All M&A transaction with deal value of exceeding 2,000 crores are to be notified to the CCI. Settlements and commitment mechanism empower CCI to accept voluntary commitments from parties in the certain anti-competitive cases. Proportional penalties. To file an appeal against CCI order, a mandatory deposit of 25% of the imposed penalty is now required. Digital Personal Data Protection Act 2023 established a large framework for safeguarding personal data and regulating data-driven practice of digital forms. Way forward. में अच्छा, वे फॉरवर्ड में क्या है? डिजिटल कंपटीशन रेगुलेशन आना चाहिए, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। लोअर डीबीटी फॉर द MSMEs होना चाहिए। उसके बाद है इंडिया पोर्ट एक्ट 2025। न्यूज में क्यों था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हर असेंट टू द इंडिया पोर्ट एक्ट, मतलब ये पास हुआ है अभी, है ना। रिप्लेस द इंडिया पोर्ट पोर्ट एक्ट 908 को रिप्लेस करेगा। इंडिया पोर्ट एक्ट 2025 के बारे में देखते हैं। इट सीक टू कंसोलिडेट द लॉ relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business, and ensure optimum utilization of India's coastline. Key features of the Act: statutory recognition to the Maritime State Development Council. It is established by the central government to make recommendation on the legal framework, port sector growth, competition, efficiency, and the port connectivity. Composition में क्या है? Union Government of the Port Shipping and the Waterways shall be the ex officio chairman, minister in charge of the each coastal state, secretariat in the Indian Navy Coast Guard dealing with the coastal security, and secretary of the Union Minister of the Port Shipping and Waterways. उसके बाद है स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन टू स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स SMB एडमिनिस्ट्रेटर नॉन मेजर पोर्ट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। उसके बाद है adjudicatory mechanism. Each state government must constitute a dispute resolution committee to address dispute between ports. Civil courts are barred from having jurisdiction over matters. Appeal from the committee's orders can be made to High Court within 60 days. ये ध्यान रखना है। अपील फ्रॉम कमिटीज ऑर्डर्स कैन बी मेड हाई कोर्ट। अपील कहाँ होगा? हाई कोर्ट में। 60 दिनों के अंदर, है ना। उसके बाद है पोर्ट टैरिफ एंड द चार्जेस। द मेजर पोर्ट टैरिफ आर द फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ अ कंपनी। अभी टोटल कितना मेजर पोर्ट है इंडिया में? 12 है, 13वां बन रहा है। हाँ, 13वां कहाँ बन रहा है? 13वां 13वां, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या नाम है?
उसका कुछ तो है यार। गिरवा महाराष्ट्र बन रहा है, ये सही बात। वो क्या बोलते हैं, जेएनपीटी का लोड को कम करेगा और वहां से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास के है। और कितना माइनर पोर्ट है? माइनर तो 200 कम हाँ से कम। हाँ, 200 के आसपास है। हाँ, मिनिमम 200। अच्छा, वधवन वधवन पोर्ट सर। हाँ, बदवन पोर्ट। लोगों थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं ना। पढ़ लीजिए। नाम बताना, बदवन स्पेलिंग बताना। क्या? बस ये VADHAVAN, VADHAVAN, वधवन पोर्ट एन। हाँ। अच्छा, मोदी जी बोले आजकल रील भी रोजगार है, आप बनाते हैं कि नहीं सर? मोटिवेट हो रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ कब से स्टार्ट करूँ। कब बहुत दिन से बोलना चाह रहा हूँ, 2 दिन से मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। जल्दी स्टार्ट करूंगा भाई। उन्होंने बोला है डाटा को कभी महंगा नहीं होने देंगे। बदवन पोर्ट क्या है? डीप सी पोर्ट है, मेजर पोर्ट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। लोकेशन है पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, नॉर्थ ऑफ मुंबई, नियर धामू। कोस्ट है अरेबियन सी। कोऑर्डिनेट्स के अराउंड 140, अच्छा 140 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मुंबई। फीचर्स डिस्क्रिप्शन में क्या? स्टेट अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट 2024 में अप्रूव हुआ था। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? बर्धमान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। इक्विटी शेयर में है जेएनपीए का 74% है और मतलब टोटल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ये। टोटल कॉस्ट है 76,200 करोड़ के आसपास है। एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन का 2030 में होगा। ठीक है। होगा क्या ये? ऑल वेदर होगा, डीप ड्रिप पोर्ट होगा, 20 मीटर, 20 मीटर मतलब 60 फीट के आसपास। सुटेबल फॉर अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स। स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस में क्या है? डिकॉन्जेस्ट जेएनपीटी नियर मुंबई। जो कंजेशन है ना वहाँ पे, वो डिकंजेशन करेगा वहाँ पे। उसके बाद विल बिकम द इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, कैपेसिटी 23 मिलियन। तो इंडिया का होगा ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। Enhance India's status as a global maritime hub in the western coast, boost export competitiveness, ये ठीक है, generate over the 10 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब, 10 लाख जॉब्स जनरेट करेगा। उसके बाद है सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी एंड मेक इन इंडिया। कनेक्टिविटी में देखते हैं, लिंक टू दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, purpose dedicated freight DFC and Mumbai Ahmedabad high speed rail will add cargo movement, excellent road and railway। ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न में क्या है? नियर द धाउ इको सेंसिटिव जोन है ना। तो पहले तो यूपीएससी को पूछना होगा, तो वो पूछेगा धाउ नहीं, धनु इको सेंसिटिव जोन कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, पालघाट डिस्ट्रिक्ट के पास में है, मुंबई से 140 किलोमीटर दूर है। एसोसिएटेड स्कीम में क्या है? सागर माला स्कीम क्या है? इन्हांस पोर्ट लेड डेवलपमेंट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंक्लूड्स बर्धमान। तो मतलब एनआईपी में भी ये इंक्लूडेड है। पीएम गति शक्ति में भी ये इंक्लूडेड है। मैरिन टाइम इंडिया विजन 2030 एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियन पोर्ट। फैक्ट्स फॉर द प्रीलिम्स, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपवे एंड वाटरवेज। उसके बाद है ड्राफ्ट डेप्थ 20 मीटर है ना। ये ध्यान रखना है किसमें क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आता है। कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है? 23 मिलियन टीयूज का मतलब क्या हुआ? टन इकोन यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट आई थिंक ऐसा है। टन्स ओके ऑफ इक्विवेलेंट। ओके, टन्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट नियर बाई। देखते हैं जरूरी। अरे भाई मत बोला करो यार ऐसे फिर। उसके बाद है जेएनपीटी मुंबई मुंड्रा पोर्ट। मुंड्रा पोर्ट कहाँ है? मुंद्रा। हम्म मुंड्रा पोर्ट यहाँ है, गुजरात में है ना। नहीं सुने हो मुंड्रा पोर्ट?
एक और पोर्ट है तो अब पता याद आ गया, मुंद्रा पोर्ट, हाँ, गुजरात। हाँ, उसके बाद है अच्छा, ये जो होता है ना सर, हम्म 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। क्या है? 20 फुट इक्विवेलेंट ओके। यूनिट। अच्छा 20 फुट अच्छा, वो जो कंटेनर का जो लंबाई रहता है ना, वो 20 फुट उसमें रहता उसमें होता है वो 20 फीट लंबा होता है, 8 फीट चौड़ा होता है और 8.5 फीट ऊंचा होता है, ठीक है। है। ओके उसको 1 बोलते हैं। ओके ओके, हाँ तो मतलब 20 मिलियन, 23 मतलब 2.3 करोड़। 20, फिर से बताना। 20 फुट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ओके, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। और सर ये मुंद्रा पोर्ट है ना? हाँ मुंद्रा पोर्ट। हाँ, तो ये ना इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंड प्राइवेट कंटेनर पोर्ट है। ओके। हम्म, उसके बाद एक कंडाला भी गुजरात में है ना। ये पिपवाव पोर्ट कहाँ पे है? ये भी देख लेते हैं हम लोग। कौन सा वाला? पीपावाव। ये भी गुजरात में है। ओके ठीक है। ये मुंद्रा पोर्ट क्या बोले कि लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट। कमर्शियल। कमर्शियल और प्राइवेट कंटेनर पोर्ट। और कमर्शियल एंड प्राइवेट कंटेनर पोर्ट। होगा अडानी का ही। हम्म, अडानी का होगा। हाँ, अडानी का है। और सर वो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ये अभी जो बनेगा वधवन तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बन जाएगा। हाँ तो अभी फिलहाल लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आपका वो नवा सेवा जेएनपीटी। हाँ नावा शेवा। वहां पे मैं काम किया हूँ यार, 1 साल, 1 डेढ़ साल। अच्छा, जेएनपीटी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल मैंडेट्स कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप कन्वेंशन एंड ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। ये ब्लास्ट वाटर पता है ना क्या होता है? लास्ट वाटर। हाँ, नहीं पता। ब्लास्ट वाटर वो होता है जो शिप आती है ना, तो मतलब उसमें जितना कंटेनर होता है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए शिप में पानी होता है, रखते हैं हम लोग, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ब्लास्ट वाटर के थ्रू मतलब कि जहाँ से आए उसको खाली किए, तो मतलब उसको लेवल देने के लिए हम उसमें पानी मतलब इन और आउट करते रहते हैं, मतलब शिप के अंदर। और जैसे ही कि हमारा कंटेनर खाली हो गया या फिर कंटेनर खाली हो गया, तो उसको नीचे मतलब एक डीप में चले वो, तो पानी भरना पड़ता है उसके जगह पे, कोई कार्गो हम उतार के रख दिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये बैलेंसिंग का एक टोटल अप्रोच है, जैसे कि होता है ना वो कितना 300-400 मीटर का ही है, जैसे कि इतना बड़ा, एक सेकंड, इतना बड़ा ये कंटेनर है मान लीजिए ये। तो होता क्या है कि इतना में तो सामान लगा हुआ था, ठीक है, इतना कहीं और उतार दिए, तो इसको बैलेंस में चलने के लिए इधर से वाटर भर लेते हैं और जहाँ उतारे वहीं से भर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट वाटर इसलिए मैनेजमेंट इसलिए न्यूज़ में रहता है, क्योंकि हम इससे होता है इनविसिज स्पीशीज का फैलने का खतरा रहता है। होता क्या है कि वो लोग पंप नीचे डालता है, वहां से पानी भर लिया, तो वहाँ का जो स्पीसीज है इसके पानी में आ गया ना, मछली भी आ सकता है वहाँ का, जो भी है फौना भी आ सकता है, फ्लोरा भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, और आके इंडिया के कोस्ट में छोड़ देगा वो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो ब्लास्ट वाटर है जो शिप के अंदर होता है। उसके बाद है एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन फ्रॉम द शिप कन्वेंशन। मार्पोल, ये मार्पोल कन्वेंशन कब आया है? मारपोल। हम्म, नहीं पता। कुछ बोलो। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 1973। नहीं, उसके बाद आया है ये। वो हाँ नहीं सही है आईएमओ इसका। है। एक सेकंड, आईएमओ है। कब है? मार्पोल अच्छा, 1986 में है, हाँ ठीक है। कितना 1986 में है? नहीं, इंडिया इसका पार्ट है 1986 से, केम इनटू द फोर्स 1983 में, 10 साल बाद आया था, हाँ। ठीक है। तो मार्पोल है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एडॉप्ट किया गया था 1973 में, लेकिन कम इनटू फोर्स 1983 में।
ऑब्जेक्टिव है कि टू मिनिमाइज पोल्यूशन फ्रॉम द शिप, बोथ एक्सीडेंटल और ऑपरेशनल डिस्चार्ज इनटू द मरीन इन्वायरमेंट। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ द कन्वेंशन ऑयल वगैरह ये सब है। कम इनटू द प्रिवेंशन ऑफ ऑयल पोल्यूशन ऑयल 1983। ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। पता चले हम लोग का 1 सप्ताह में 1 महीने का खत्म करने का टारगेट है इसको। नहीं, 2 अब 4 दिन में हो जाना चाहिए। नहीं मतलब वो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। आज तीसरा चौथा दिन है भाई आज। आज तीसरा नहीं, चौथा है। आज तीसरा है। आप कल थोड़ी हुआ था। हाँ, कल नहीं हुआ था उसको छोड़ के भी। तो उससे पहले 2 दिन हो गया। मुझे तो याद है कि 40 पेज किए थे हम लोग, 2 दिन में किए थे। नहीं। तो उसके बाद है डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ डाटा मैनेजमेंट, इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन, पोर्ट रिलेटेड है। पीरियर क्लियरेंस ऑफ ओनरशिप चार्जेस। एक्सक्लूजन में क्या है? एक्ट डज नॉट अप्लाई स्पेसिफाइड नेविगेबल रिवर्स एयरक्राफ्ट एक्सक्लूसिवली सर्विसिंग मिलिट्री नॉन कॉमर्शियल गवर्नमेंट इंडिया नेवी कोस्ट गार्ड फॉरेन वेसल्स वॉर etc। अब यहाँ से दिया हुआ है मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा पोर्ट इधर किधर दिख रहा है? ईस्ट कोस्ट में है ना। और चेन्नई नेचुरल पोर्ट है या आर्टिफिशियल पोर्ट है? चेन्नई हाँ, आर्टिफिशियल। हाँ, इसे इधर सिर्फ विशाखापट्टनम ऐसा पोर्ट है जो नेचुरल है और डीप है भी। अच्छा, सिर्फ विशाखापट्टनम नेचुरल है, बाकी सारा ये है इस साइड। हाँ, देखना सर्च करना, मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन है कुछ दिन से। ठीक है। मुझे उसके बाद है टूटीकोरिन है, चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है, चेन्नई में है, एन्नूर, कामरझार पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, कोलकाता है। इधर कोची है, मैंगलोर है, मुर मुगाओ पोर्ट है, उसके बाद एक कांडला पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में हाँ। हाँ, तो नेचुरल पोर्ट्स में ना ये अपना कोची पोर्ट भी है, कोलकाता पोर्ट भी है, जो कि इस साइड आ गए, और इधर से विशाखापट्टनम पोर्ट है। कोलकाता नेचुरल पोर्ट है नहीं? कौन सा? कोलकाता हाँ, की कोलकाता। हाँ, कोलकाता इसमें दे रखा है, कोलकाता दे रखा है, कोची दे रखा है, विशाखापट्टनम दे रखा है, और मुंबई पोर्ट दे रखा है, जो कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। ओके। तो मतलब ईस्ट साइड में कोलकाता और विशाखापट्टनम को दे रखा है। हम्म। क्या नाम, रेनू कहाँ से देख रही हो आप? चैट जीपीटी? नहीं, चैट जीपीटी से नहीं देखे हैं। सोर्स क्या? मैं सोर्स बता दीजिए। हाँ। मैं देख रहा हूँ सर, तो इस पे लिखा द कोलकाता पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल हाँ बिल्कुल। पोर्ट। हाँ बिल्कुल, इसमें वो रिवर आके आता है ना, हुगली रिवर पे है ये। तो इस वजह और से हाँ। ये पता है ना कि सही बात बोल रहे हैं कि हाँ, ये आपका ईस्ट कोस्ट में सिर्फ एक नेचुरल है, और वो है विशाखापट्टनम। हाँ, यही मैं कह रहा बाकी था। हाँ। हाँ, बाकी सारा जो है हाँ। ये आर्टिफिशियल है इधर। हम्म। उसमें भी कोलकाता जो है वो रिवराइन है, ये भी हाँ, लिखा है। रिवराइन है, हुगली रिवर पे है। हम्म। हाँ, अच्छा, इधर ईस्ट कोस्ट में कौन कौन सा? ये वेस्ट कोस्ट में कोची दे रखा है, मुंबई हो गया। ओके, कोची एंड मुंबई। यहाँ पे है बर्धमान पोर्ट है, ठीक है, जेएनपीटी है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, यहाँ पे 3 पोर्ट है। और ये नेचुरल लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी है, मुंबई। ठीक है, ठीक है। फिर प्रेजेंटली इधर गलत हाँ, बताइए इधर। फिर इधर गलत दे रखा होगा ये। कहाँ कोलकाता लिख रखा है। कहाँ देखा था? ये मतलब ये इस पे विकिपीडिया पे देख रही हूँ। अरे नहीं, विकिपीडिया पे गलत रहता है, विकिपीडिया उतना भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। Presently, 12 major ports, 13 major ports under construction, 200 non-major ports है। मेजर पोर्ट्स wholly owned by the ओके, मेजर पोर्ट्स ये कह रहा है कि wholly owned by the सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉन मेजर ports managed by the under central and the respective state maritime board, state government। 95% of the India's trading by the volume and 70% by value is done through the maritime trade। मेजर पोर्ट्स हैंडल 53% ऑफ द मैरीटाइम कार्गो ट्रैफिक। ये ध्यान रखना है, 53%। यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है ना कि जो मेजर पोर्ट है वो कितना हैंडल करता है, तो 53% ऑफ द कार्गो ट्रैफिक।
व्हाइल नॉन मेजर है, ये नॉन मेजर हमें लगेगा कि बहुत कम क्वांटिटी में करता होगा, ठीक है? लेकिन ये 47% कर रहा है। आवाज कट-कट के मुझे ही आ रही है या रेनू आपको भी आ रही है? नहीं, मेरे को तो सही आ रही है। तो उसके बाद है की प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स आल्सो शो द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस। आउटपुट पर शिप बर्थ डेट इंक्रीज फ्रॉम द 12,458 टन्स टू 18,304 टन्स, ठीक है? आउटपुट पर शिप बर्थ डे मतलब ये हुआ कि एक शिप में कितना ये इंक्रीज हुआ है आउटपुट, मतलब हैंडल करने के लिए। इसको देख लेते हैं एग्जैक्टली, कॉपी हो जाएगा ये? 458 से 18 ये होता क्या है, एक सेकंड। Output per ship berth rate is a key performance indicator used to measure the efficiency of the port operations, ठीक है? तो इसमें ये देखना है आउटपुट पर शिप बर्थ डे क्या है? टोटल कार्गो हैंडल इन टन्स अपॉन टोटल बर्थ डेज क्या है? टाइम अ शिप ऑक्युपाइज अ बर्थ फ्रॉम द अराइवल एंड डिपार्चर, मतलब वो कितना देर वहां पे खड़ा रहा और कितना हैंडल किया वो, है ना? कितना कार्गो। हुँ। वैसे एक कार्गो को खाली होने में अभी जो टाइम था वो घटा है, अभी लिखा होगा इधर। उसके बाद है एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है? इम्प्रूव बाय 48% रिडक्शन फ्रॉम द 96 आवर टू 49 आवर्स, ठीक है? तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि वहाँ से लेके वापस जाने में, वहाँ आया और लेके चला गया खाली-वाली करके अपना काम करके। तो पहले 96 आवर्स था जो कि अब 49 आवर्स हो गया है। आइडल टाइम ड्रॉप फ्रॉम द 29% फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 29% ड्रॉप हुआ है, जो पहले कितना था? 23% था, जो कि अब 16.3% हो गया है। उसके बाद है इनिशिएटिव फॉर द पोर्ट डेवलपमेंट, सागरमाला अभी हमने देखा ऊपर, ठीक है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट 2021, एफडीआई पॉलिसी अलाउज 100% एफडीआई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना परसेंट एफडीआई अलाउ है, तो कितना परसेंट है? 100% है ऑटोमेटिक रूट से। सर, अभी हमने कहीं पढ़ा था क्या सबसे ज़्यादा एफडीआई किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। बस उसके बाद है 10 years of the Sagarmala program. Sagarmala program has achieved 118% growth in the coastal shipping over the last decade, reducing logistic cost and emissions. तो ये क्या कह रहा है? 118% ग्रोथ हो गया है इन द कोस्टल शिपिंग ओवर द लास्ट डेकेड, एक साल में, मतलब 10 साल में। अबाउट द सागरमाला प्रोग्राम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट है कि लॉन्च किया गया था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एम क्या है? टू एक्सलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ 11,980 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इससे पहले हम लोग क्या बोलते थे? 11,000। 11,000। इससे पहले हम लोग क्या कह रहे थे? 15,000 के आसपास था, है ना? ऐसा कुछ, या बढ़ा है कुछ? उसके बाद बढ़ा है ये, पहले 7,700 कुछ था ना? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वो उस समय कौन-सा कैसे मेज़र किया था जो कि अब बढ़ गया? उस समय स्ट्रेट लाइन मेथड से करता था, ठीक है? हाँ। अभी कर्वीलिनियर हुँ, मेजरमेंट हो रहा है, मतलब हर एक कर्व को माप रहा है, तो ऑटोमेटिक बढ़ हुँ, जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन छोटा हुँ। हो जाता है कर्व। हाँ, हाँ, सैटेलाइट लगा दिया होगा डायरेक्टली। उसके बाद है 14,500 किलोमीटर पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज। Reduce logistic cost for the export-import regime. Domestic trade with minimal infrastructure investment. Enhance domestic waterways in the multimodal transport. Creates job and develop skill in the port and maritime sector. फंडिंग स्ट्रक्चर में क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ग्रांट इन एंड वगैरह है। 5 कंपोनेंट ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट, ये देखना है
यूपीएससी पूछेगा 4 कंपोनेंट्स, लेकिन है कितना 5। हमारी 5 अंगुलियां, 5 कंपोनेंट। उसके बाद है क्या बोले? पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। उसके बाद है पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट करना है, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर वेज प्रमोशन। Institutional framework for implementing Sagarmala program. Apex body National Sagarmala Apex Committee, chaired by the Minister of Shipping for the policy direction and oversight of the program. Sagarmala Coordination and Steering Committee, under the chairmanship of the Cabinet Secretary, to provide coordination between minister, state government agencies to implement the project. स्टेट सागरमाला कमेटी होता है, चेयर किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज पोर्ट फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटिंग सागरमाला रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड टेक अप मैटर्स ऑन द प्रायोरिटी एंड डिसाइड इन द एनएसएसी। अच्छा, गंगा रिवर जो बिहार से जाती है चाहे यहाँ से, वो तो बिल्कुल फील्ड पे चलती है। क्या चलती है? मतलब ये लैंडस्केप पे है ना, समतल भूमि पे है इधर गंगा नदी, यहाँ से बनारस से लेके उधर हल्दिया तक। हाँ, मतलब प्लेन लैंड में, ठीक। हाँ, प्लेन लैंड में है और उसमें चाहे तो लगभग 24/7 365 डेज वाटर रह सकता है। हाँ, सूखता रहता है। रहता भी है, क्या रहता है? रहता भी है। तो उसमें चाहे तो आसान से ये मतलब ये कार्गो शिपिंग वगैरह डेवलपमेंट हो सकता है इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हाँ, शायद नेविगेबल नहीं होगा ना, टिल्टिंग बहुत है। तो सिल्टिंग हटाएगा तो नेविगेबल होगा ना भाई। हाँ, सिल्टिंग हटाएगा तो नेविगेबल हो जाएगा, लेकिन सिल्टिंग एक मेजर प्रॉब्लम है जो हम लोग क्या बोलते हो, इस चीज को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो हमारा वाटरवे सेकंड है ना ये कि फर्स्ट है? फर्स्ट है वाटरवे। वाटरवेज फर्स्ट है, जो हाँ। अपना पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ इधर प्रयागराज तक। प्रयागराज, तो ये वाटरवेज फर्स्ट है, तो ये सिर्फ बरसात में मतलब होता है वाटरवेज, बाकी दिन। पता नहीं क्या है इसके पीछे रीजन, जो कि नहीं डेवलप कर रहा है, लेकिन हाँ, किया जा सकता। उसके बाद है ये हम देख रहे थे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड वगैरह है, ठीक है। कोस्टल कम्युनिटी की अचीवमेंट सागरमाला प्रोग्राम का क्या है? कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ है, प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 5.9 लाख करोड़ आइडेंटिफाइड विद द 1.4 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। बूस्ट ऑफ द वाटरवेज 700% surge in the inland waterways cargo movement, 700% आया है। हाँ, easing congestion on the road and the railways, improve connectivity, 40 lakh plus passenger from benefited from the ro-pax ferries, enhancing coastal connectivity. Port development, 9 Indian ports are among the world top 100, with Vizag in the top 20 container ports globally. तो वाइजैग है, कहाँ पे है वाइजैग? ये तो वहाँ पर है ना, विशाखापट्टनम। हाँ, वाइजैग हाँ हाँ, विशाखापट्टनम। वाइजैग सिटी की नाम रख दिया है ना वहाँ पे, वाइजैग कंपनी स्टील वाली बंद हो गई है शायद, ये प्राइवेटाइज हो गई है विजैग। एवरेज पोर्ट टर्न अराउंड टाइम्स अप्रोक्स 2 डेज। वाइजैक कुछ ऐसा है ना कि एक्सपेंसिव सिटी है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया में एक्सपेंसिव सिटी मुंबई से ज्यादा कौन हो सकता है? बेंगलोर है सबसे ज्यादा वैसे इंडिया में। तो इसका कुछ स्पेसिफिक है इसके स्टील के लिए वाइजैक फेमस है। कुछ दिन पहले वहाँ एक्सप्लोजन हुआ था कोई एक कंपनी में, न्यूज में था पिछले साल। उसके बाद हाँ, वेरियस इनिशिएटिव टेकन अंडर द सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला स्टार्टअप इन्वॉल्व्स इनिशिएटिव launch in the March 2025 to derive research, innovation, startup and entrepreneurship in maritime technology. Center of Excellence in the Maritime and the Shipbuilding. It was set up in 2017 by the Ministry of Shipping in the collaboration with Siemens and the Indian Registered Shipping under the Sagarmala program. Coastal Berth Scheme.
क्या इट्स एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पोर्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट ऑफ द कार्गो पैसेंजर। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। न्यूज़ में क्यों था? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन द रिपोर्ट हैज फ्लैग स्लो प्रोग्रेस अंडर द PMGSY इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज। तो उधर स्लो डाउन हो गया जहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। अबाउट द PMGSY, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा है, लॉन्च इन दिसंबर 2000 एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है ये ध्यान रखना है कि 2000 में लॉन्च किया गया था, है ना? 2000 में किसकी गवर्नमेंट थी? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, ग्राम सड़क योजना। हाँ, अभी हमने देखा था 2015 में लॉन्च हुआ था ऊपर वाला, क्या था? कौन सा स्कीम था? सागरमाला। सागर सागरमाला। हाँ, ये 2015 में सागरमाला। मोदी जी आए और बोले तुम लोग हमें माला पहनाए नहीं हो 2014 में, तो 15 में हम खुद से सागर का माला पहन लेंगे। 2015। फिर सागरमाला 2.0 लाए कि फिर से पढ़ने के लिए 2025 में। हाँ, 15-10 साल के बाद। साल के बाद। हाँ, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न ऑफ द कॉस्ट शेयरिंग। ठीक है, कितना कॉस्ट है? तो सेंटर 60% सेंटर एंड 40% यूटीज वगैरह देता है ना। ऑल स्टेट एंड यूटीज विद द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, हिमालयन स्टेट को छोड़कर। यूटीज ऑफ J&K, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट में 90 और 10% का रेशियो आप लोग जानते ही है। ईटी विदाउट लेजिस्लेचर 100% सेंट्रली फंडेड, है ना? तो जैसे पुडुचेरी में मिलता होगा, है ना? पुडुचेरी तो विदाउट लेजिस्लेचर है, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है। दमन एंड दीव ये सब सारा नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। लेजिस्लेचर सिर्फ दो ही में, तीन में है। दिल्ली, क्या बोलते हो उसको, एक अभी आपका JNK, और एक और था ना सर, पांडिचेरी में है तो नहीं, पांडिचेरी में है लक्षद्वीप में, सॉरी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में है सर, पांडिचेरी में नहीं, लक्षद्वीप में। नहीं यार, पांडिचेरी इसमें में ही होगा। पांडिचेरी में, लक्षद्वीप में है, पांडिचेरी, दोनों में एक में। पांडिचेरी में। पांडिचेरी में। ठीक है, देखो यार, सर्च कर लो यार। यही तीन में। पांडिचेरी का मुख्यमंत्री का कभी नाम सुना नहीं ना? हाँ तो लेकिन कोई एक तो है इसमें से, यही बोल रहे हैं इतना टाइम लग रहा है, सर्च कर लो ना मेरा मोबाइल। ना। उसके बाद है दिल्ली में है, हाँ, JNK, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, हाँ, और ये दो ही, पुडुचेरी में भी है। हाँ, पुडुचेरी में है ना। हम्म। क्या यार, ये बेसिक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, इतना भर पड़े हैं। मुझे तो बहुत जगह पर दो चीज ऐसा आ जाता है कि अब जैसे यहाँ पे पांडिचेरी और लक्षद्वीप, इन दोनों में हम कंफ्यूज कर गए। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दो दो का पेयर में आ जाता है सामने में, बहुत जगह पर। ठीक है। सेलिएंट फीचर ऑफ PMJSY क्या? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड मार्जिनल सपोर्ट। स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी फॉर द स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, MLAs, MPs वगैरह। मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम है। OMMAS, ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। ई मार्ग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई मार्ग। उसके बाद ग्रीवेंस रेड्रेसल, मेरी सड़क ऐप है। उसके बाद यूज ऑफ न्यू मटेरियल, ग्रीन टेक्नोलॉजी, फ्लाई एश, लाइम यूज करना है, पॉलीमर वगैरह, सॉयल क्या, रिकोन जी। लेकिन हाँ, इको नाइजेशन है, कुछ गलत लिखा होगा स्पेलिंग। सॉयल रिकॉग्नाइज होना होता चाहिए है। यार। हाँ, अच्छा, इसका कुछ मीनिंग होता है भी क्या? देख लेते हैं एक second। ये तो लग रहा है कभी देखे नहीं। ओ, मान्यता, अच्छा, रिकॉग्नाइज ही होगा, ये गलत है। उसके बाद है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट विद द वाइट टॉपिंग। उसके बाद है कोल्ड मिक्स। अच्छा, ये जो रोड बनाते हैं ये सीमेंट वाला, उसमें रोड देना कंपलसरी है क्या कि नहीं है?
कि रॉड देना कंपल्सरी है। अगर आप मतलब हम लोग जब डिजाइन इसका पढ़े थे उसमें हाँ। रॉड डालते थे सर, यहाँ नहीं देता अलग बात। मतलब कि इधर गली वगैरह में जो ढाल देता है ऐसे रोड, तो उसमें हाँ, हाँ। रॉड देना कंपल्सरी है ना अंदर में ऐसे? मतलब नहीं कुछ सर। तो मिनिमम परसेंटेज अगर एज पर कोड जाइएगा तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट जरूरी है। ओके, ठीक है। क्या कह रही हैं आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि आप उसी रोड की तो बात कर रहे हो जो ये हाँ, हाँ। सिंपल रोड जो होती है हाँ, हमारी। नहीं, मैं कंक्रीट रोड की बात कर रहा हूँ, पीसीसी। अच्छा, कंक्रीट की। हाँ, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी। उसमें तो दिया ही नहीं जाता, जो बिटुमिनस वाला होता है उसमें कुछ नहीं दिया जाता, मैं तो हाँ, डायरेक्ट उसमें करो और डालो। वो नहीं, पोर्टलैंड जो जैसे गाँव में हमारे गली में पीसीसी का जो हाँ, ढलाई करता है। सर उसमें कहाँ देते हैं? देते नहीं है। हाँ, वही तो, देते नहीं है, वो करप्शन है, लेकिन देना चाहिए, इसकी बात हो रहा है। चाहिए। हुँ। उसके बाद है कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट लोअर देन 5.10 इमिशन। ठीक है, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन देन द हॉट मिक्स एस्फॉल्ट। कार्गो जियो टेक्सटाइल एंड यूज इम्प्रूवमेंट ऑफ द सब ग्रेड सॉइल स्ट्रेंथ इन द रोड पेवमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ साइड स्लोप। Use of iron, copper, steel slag increase resistance on the road to wear and tear. Bioengineering, jute, bamboo for the slope recognize. पता नहीं यार क्या लिखा है ये। इको जेनदेन, पता नहीं। अरे गलत लिखा है वर्ड सर, हमको लगता है कि वो गलत वर्ड हर जगह ठीक। जा हाँ। रहा है। उसके बाद है इशू क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। लो ब्रीज ऑफ टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफन 25 to 35 बिलो द मिनिमम बिड, राइजिंग क्वालिटी कंसर्न। ठीक है, तो जितना है उससे कम बिड लगाता है तो कंसर्न है। ठीक है, फॉर्म्स कमिटी टू असेस इम्पैक्ट द लो बिडिंग, रोड क्वालिटी खराब हो जाएगा, पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड पुअर मेंटेनेंस होगा, लिंकेज ऑफ द अनकनेक्टेड हैबिटेशन, लैप्स इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्लो प्रोग्रेस इन द एलडब्ल्यूई एरियाज। उसके बाद है 100th। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ जैसे लो बिडिंग ऑन टेंडर्स होता है, इसको अगर गवर्नमेंट ठीक करे तो कैसे कर सकता है? हम कह रहे हैं कि आप जैसे हम एक ये बना के एस्टीमेट बना के दिए कि भाई इसमें एक इंजीनियर भाई इतना मिनिमम, उनको चाहिए कि वो सबसे बिड करवाए और जो मतलब वेरिएशन हो, जो मतलब 5 से 10% के वेरिएशन के बीच में जो आए लोगों को देना चाहिए। मतलब ये एक्सपोज नहीं करना चाहिए कि भाई इसका इतना है, उसको ये ध्यान रखना है कि जो इसके करीब रहेगा 5-10% के अराउंड में उसी को दे। तो ये ज्यादा बेटर होगा। ये क्या होता है कि सब आप बोले ना 25 से 30% कम मिलेगा, अब जब 25 से 30% आप खुद ही कम में आ रहे हो तो ऑटोमेटिक उसको बचाने की गड़बड़ पड़ोगी। हाँ, नेक्स्ट है 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द एम.एस. स्वामीनाथन। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द एम.एस. स्वामीनाथन सेंचुरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। न्यूज में क्या है, द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज एवरग्रीन रेवोल्यूशन। The pathway of the biohappiness, reflecting Swaminathan's lifelong dedication to food security. The M.S. Swaminathan Award for the Food and the Peace was the instituted in his honor. This international award will be presented to individuals from the developing countries who have made significant contribution in the field of food security. This was the award was confirmed to the नाइजीरियन साइंटिस्ट। ये ध्यान रखना है कि जो अवार्ड किसको दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस किसको दिया है, नाइजीरियन साइंटिस्ट को दिया है। इसका नाम क्या है, प्रोफेसर एंडेमोला ए एंडले एडेनले। इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि इसका बोलेगा यूपीएससी के ये जो दिया जाता है सबको दिया जाता है, सबको नहीं, प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ओनली। डेवलपिंग कंट्री, ये इंडिविजुअल को और वो भी डेवलपिंग कंट्री को। डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, उसके बाद है की कंट्रीब्यूशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से 70 फोकस इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ये सब जानते ही हो आप लोग। along with Norman Borlaug initiated the breeding program incorporated टॉफरिंग जीन्स वगैरह है ना वीट का।
इंट्रोड्यूस द सेमी ड्रॉप मैक्सिकन बीट, ये इंपॉर्टेंट है कि वो मैक्सिकन बीट था। सोनोरा, लेमा, रोजा, ये सब था। उसके बाद है एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या? इट इज ए प्रो नेचर एंड द प्रो पुअर, लिंकिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। की कंपोनेंट्स इंक्लूड इको एग्रीकल्चर, बायो विलेज, विलेज नॉलेज सेंटर, and the ethics and equities with the economic, social, and gender divides. Champion for the evergreen revolution, Swaminathan supported the green revolution but continued against its side effect like but concerned, मतलब चिंतित है, chemical overuse, monoculture and the soil damage. He proposed the evergreen revolution for the lasting productivity without ecological harm. This represented a paradigm shift from the commodity centric to a systems approach. Ecological foundation and practices advocate integrated pest management and integrated nutrient management to reduce chemical reliance and maintain soil fertility, stress, rainwater conservation, and renewable energy. Focus on the climate resilient crop, millets, decomposition, demonet- demonstrating foresight on climate adaptation, underline biodiversity conservation, ये सब इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बायो हैप्पीनेस। बायो हैप्पीनेस क्या होता है ये देख लेते हैं। बायो हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ द वेल बीइंग एंड फुलफिलमेंट that arises when the biodiversity is conserved and utilized in the way of enhance human health, nutrition, livelihood, creating harmony between people and नेचर। तो हार्मनी बिटवीन पीपल एंड नेचर। उसके बाद है की अचीवमेंट एंड प्राइज। भारत रत्न इनको मिला है पोस्टमसली 2024 में। पद्म श्री मिला था इनको 1967 में। पद्म विभूषण मिला था 1972 में। पद्म विभूषण मिला था 87 में। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला था 1961 में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 1999 में मिला था। इंदिरा गांधी प्राइज है तो 2001 में मिला था इनको। उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 इनॉग्रल रिसिपिएंट थे ये। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में मिला है इनको। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंटिस्ट अवार्ड भी इनको मिला था 1986 में। सारे मिले हैं। हाँ, नेम हमको तो एक भी नहीं मिलता। नेम 50 साल हो जाएगा। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो इधर तो और नहीं मिलता है, सिविल सर्वेंट को अवार्ड मिलता ही नहीं है। बस एक उसका मिल सकता है ना, टीस करके जो होता है। एक्सीलेंस वाला मिलेगा। हाँ, हाँ, सोशल सर्विस उसमें मिल सकता है। सोशल हाँ, सर्विस प्राइम में मिनिस्टर मिलता है। के नहीं सोशल सर्विस में ये छोड़ने के बाद ऐसे नहीं, आपको ड्यूटी में गवर्नमेंट दे सकती है, ऐसे नॉर्मल अवार्ड नहीं है जो मतलब विद इन सर्विस वाला, जैसे आईएएस ऑफिसर का अवार्ड मिल सकता है आपको बेस्ट सर्विस के लिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्डर क्या? ऑर्डर ऑफ गोल्डन हार्ट है, ठीक है, फिलीपींस का, देख लो गोल्डन हार्ट। ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट फ्रांस। ऑर्डर ऑफ गोल्डन आर्क नीदरलैंड्स। ऑर्डर ऑफ कंबोडिया। तो इसी को देखे मोदी जी और बोले कि हमको भी अब अवार्ड लेने के लिए निकलना चाहिए। हाँ। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इससे रिलेटेड इनके क्वेश्चन में रिलेटेड आए कोई भी अवार्ड तो तुम आंख बंद करके मार देना, मिला ही होगा। हाँ, इतना ना मिला है कि आप कितना याद रखिएगा, तो है वही बात। उसके बाद है न्यूज इन शॉर्ट्स में क्या? सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? S&P अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो ये क्या किया है? बीबी कर दिया है फ्रॉम बीबी माइनस से, ठीक है, बीबी माइनस से ट्रिपल बी कर दिया है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म रेटिंग में क्या है? A2 किया है फ्रॉम A3 से, स्टेबल आउटलुक। दिस मार्क्स इंडियाज फर्स्ट सोवरेन अपग्रेडेड बाय द S&P आफ्टर 2007 when India was elevated as the investment grade at BB minus. About the sovereign credit rating में देखते हैं, it refers to an independent evaluation of countries' creditworthiness and seeks to qualify issuers' ability to meet debt obligations. मेजर CSR एजेंसी में क्या है? S&P है। उसके बाद है फीटेक, मूडीज है। रेटिंग ग्रेड्स में क्या है? SCR ब्रॉडली रेट कंट्रीज
as either investment grade or speculative grade, with later project to have higher livelihood of default on borrowings. इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है BB माइनस टू A है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है। और S&P फिनटेक BA याद रहेगा ये सब मूडीज का। इतना इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा अभी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अपग्रेड मतलब अच्छा हुआ है, ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी में आ चुके हैं और उधर शॉर्ट टर्म में A2 से फ्रॉम A3 से A2 में आ गए। ठीक है, इसको रिलीज करती है कौन? ये करती है 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज है वर्ल्ड लेवल पे, वो है S&P, फिनटेक और मूडी। जिसमें जो हम लोग को अभी अपग्रेड किया है वो किया S&P ने। बस इतना ध्यान रखें, बाकी कुछ आएगा तो क्या करें, इसको याद नहीं रखें। उसके बाद है गिफ्ट सिटी लिंकिंग फाइनेंशियल सेंटर। क्या है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस हैज recommended for the development of more gift city like financial center in the major metro cities. India's first and only international financial service center was established within Gujarat International, ठीक है, सिटी। पटना भी बना रहा है ना ऐसा गिफ्ट सिटी करके कुछ, हम लोग पढ़े थे अबाउट द गिफ्ट सिटी। हाँ ठीक ठीक। Gujarat. It was established in the special economic zone in 2015, designated as a non-resident zero under the Foreign Exchange Management (FEMA). IFSC is a jurisdiction that provides onshore and offshore financial service to non-residents and residents institutions in the foreign currency functions. A favorable tax structure offers cross-border financial product and service within a competitive tax environment. Trusted regulatory environment provides onshore talent with an offshore technological and regulatory framework. Ease of doing business facilitates movement of international financial service based on global standards, promotes inbounds and outbounds investment to India. Regulatory body में क्या है? International Financial Service Center Authority regulate financial product, financial service and financial institution in IFC is India. Established in 2020 under the FISCA Act 2019. Current status में क्या है? GIFT IFSC rank 46th in the Global Financial Center Index में, 46वां रैंक है इसका। एज अ 5 रैंक इम्प्रूव, रैंक 45th इन द फिनटेक रैंकिंग। तो फिनटेक रैंकिंग में है 45 और ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर में है 46। उसके बाद है कमिटीज रिकमेंडेशन। क्रिएट सैटेलाइट फाइनेंशियल इनोवेशन जोन फिनटेक क्लस्टर इज ए मेजर सिटीज टू बूस्ट ग्रोथ टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल क्या है? चाइना मल्टीपल हब्स। स्ट्रीमलाइन policies by the enhancing transparency, financial literacy, digital infrastructure and regulatory sandboxes. Other में है simplified taxation, reduce compliance burden etc. इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में देखते हैं। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेटेड 8 ईयर लॉ। अच्छा जी, 1.5%। मेजर इन्फ्लेशन बहुत कम मेजर कम है भाई, पता नहीं, अमीर हो गए तुम ज्यादा भाई। है। हम एक मिनट होल्ड होल्ड नहीं, ये ये मैं रिपोर्ट के अनुसार बोल रहा हूँ। जो कि अभी था कितना, लगभग 5.5 जो हम लोग का ब्रैकेट है, कितना ब्रैकेट है? 4-2 4 या -2 था ना, तो हम लोग अब से 4-5 महीने पहले मतलब 6 के पार चल रहे थे। और हाँ। अभी देखिए कि 4 या -2 में यानी 2 से भी नीचे आ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। Okay. All India Consumer Price Index (CPI) it shows lowest year-on-year inflation rate after 2017. Further, year-on-year inflation rated based on the All India Consumer Price Index or the food inflation stood at the 1.76 in July, lowest in the Jan. Okay, lowest after the January 2019. मतलब ये बात हुआ ना कि कितना बढ़ा है वो कब से, मतलब जैसे कि एक ऐसे ग्राफ है, जैसे 10 था पहले, ठीक है? तो 10 से एक हुआ 14 हो गया, ठीक है? तो ये 14 तो रहा ही, और 14 के बाद से बढ़ने में ये मान लिया जाए बढ़ा कितना 13.5, उस हिसाब से फिर 13.5 से ये मतलब ये कम बढ़ा।
ऐसे वाला कहानी है इसका, इस वजह से। नहीं, मुझे तो ये इसमें से ये समझ में आया था, वो जो 4 या प्लस या -2 वाला है ना, हम इससे देख रहे थे कि हमारा टारगेट रहता है इन्फ्लेशन का, हाँ। ये 2% से लेके 6% के बीच में वेरी करना चाहिए। तो अरे वैसे तो वो तो अभी एनुअली है ना वो, एनुअली है वो। तो ये क्वार्टरली की बात हो रहा है ना। ठीक है। मतलब कि 2019 से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ना, उस कंपैरिजन में इस बार मतलब जुलाई का है जो कम बढ़ा है, मतलब ये कहना चाह रहा है ये। Favorable base effect क्या है? Refers to the impact of the corresponding reference year on the current growth estimate. Decline in the inflation. It seems like a pulses, production, transportation, communication, vegetables, ये सब में। About the CPI ये देख लेते हैं। Meaning है it 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 the change over time is the general level of price of goods and services that households acquire for a consumption. Significance क्या है? Badly used in the macroeconomics indicator of inflation tool for the inflation targeting by governments and central bank. Defaulters in the national account indexing their NAS allowance employees. Published by the CSO 12th of the every month, मतलब एक साल में है ना CPI। एवरी मंथ। एक सेकंड, सॉरी सर, 12वां दिन, हाँ 12th of every month। कंपोनेंट्स इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट में क्या है? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर वर्कर होता है, सीपीआई फॉर रूरल वर्कर होता है, और इन सब का बेस ईयर अलग-अलग है। नहीं, हाँ, बिल्कुल। ये सारे का बेस ईयर अलग नहीं है सर, इसका बेस ईयर 2012 है। बाकी आपका जो क्या नाम है, एक सीपीआई होता है और दूसरा क्या होता है? अरे सबका बेस ईयर अलग है भाई, अभी दिखा देता हूँ। इन सब का सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, ये अलग-अलग लोग इसको ये करते पब्लिश करते हैं। नहीं, इसमें वो एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन मैं करता कह रहा होता हूँ बेस ईयर है, बेस ईयर पूछता है ना यूपीएससी। है। का अलग-अलग ऊपर निकल गया क्या? हाँ, नहीं यहीं ये पे कहीं नहीं जाएगा। ये देखो, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, बेस ईयर है जो 2016 है, ठीक है? इसके लिए। जो एग्रीकल्चर लेबर है रूरल हाउसहोल्ड के लिए, उसके लिए बेस ईयर अभी भी रखा है 86 से 87, और रूरल लेबर्स के लिए रखा है 86 से 87। उसके बाद है अर्बन रूरल बेस है, जो इसके लिए 2012 है। हुँ। इसमें ये कंबाइंड। देखिए, हाँ, बोलो। इसमें इधर साइड वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट रहता है, कौन निकालता है अलग? ओके, हाँ। लगभग लेबर ब्यूरो ही निकालता है सब, बस एक को छोड़ के। सीपीआई अर्बन प्लस रूरल है, ठीक है? इसको एनएसओ निकालता है, और बाकी सबका जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, एग्रीकल्चर लेबर है और लेबर है, जिसमें लेबर आ जाए वो लेबर ब्यूरो निकालता है। हाँ, इंडस्ट्री में ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी आ जाएगी ना? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हाँ। तो एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर इन दोनों का 86 है। हुँ। इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016 है और कंबाइंड का 2012 है। हाँ। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर 2016, इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016, कंबाइंड का 2012, ठीक। अर्बन का 2012 हाँ, और इनका एग्रीकल्चर इसका 86 टू 87। हाँ। मतलब एग्रीकल्चर और रूरल जो सबसे हम लोग का बैकवर्ड है ना, वो अभी पुराने में है। 1986-87। हाँ। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, क्या देखा हमने अभी? 2016 और इसको लेबर ब्यूरो और वो था मिनिस्ट्री ऑफ, इसका 1986-87। 1986। हाँ, 287 इसका भी लेबर ब्यूरो। हाँ, ठीक है। रूरल का भी 86, 87। 87 और अर्बन का हाँ, अर्बन का ये रहा ना। 2012 लिखा है नीचे, किधर? इसी के ठीक है, जस्ट ठीक है, नीचे। ठीक है, ठीक। और इसको निकलता है एनएसओ और मॉस्पी
और सर ऊपर वाले की क्या मिनिस्ट्री थी, मैं भूल गई। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही थी क्या? ये रहा ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको कौन निकालता है? इसको निकलता है एनएसओ और मॉस्पी। ठीक है, उसके बाद है आरबीआई फ्री एआई विजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। कितना है भाई ये? टाइम तो हो गया है, रहने देता हूँ कि खत्म कर दूं, क्या इरादा है बताइए? खत्म भी कर सकते क्योंकि फिर स्टार्टिंग वो हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी ज्यादा है, काफी है ये। ओके ठीक है, रहने देते हैं इतना ही, कल देखेंगे।